फ्रॉम रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब से अगर आप हमारी क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर 7982829447 पर कॉल एंड व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे कोर्स के अनलिमिटेड व्यूज़ हैं और वैलिडिटी टिल CMA है। हमारे कोर्स की फ़ी 2500 से लेके 3000 है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। माई सेल्फ सी नितिन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, CMA फाइनल SFM का न्यू कोर्स का कंटेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है। और अगर हम SFM की बात करें तो उसके अंदर छोटे छोटे 2-3 थियोटिकल न्यू टॉपिक ऐड किए गए हैं एंड कुछ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो चैप्टर में एंड इक्विटी शेयर वैल्यूएशन, बॉन्ड शेयर वैल्यूएशन, ऐसे कुछ टॉपिक को हाईलाइट किया गया है। उसकी डिटेल स्टडी क्या होगी वो तो स्टडी मटेरियल आने के बाद ही पूरा क्लियर होगा। लेकिन जो ये थियोटिकल चैप्टर 5-5 नंबर में इंस्टीट्यूट ने एज ए ऐड किए हैं थियोटिकल चैप्टर, उसके ऊपर ज़रा हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बाज़ार में तो अवेलेबल है ही, CA कोर्स में ऑलरेडी वो अवेलेबल है। तो स्टडी एक बार स्टार्ट करते हैं और आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जितना भी ओल्ड कोर्स से एक्स्ट्रा न्यू कोर्स में आएगा वो मैं डिटेल में एज पर यूअर स्टडी मटेरियल आपको समझा के रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि CMA फाइनल SFM पेपर नंबर 14 न्यू कोर्स के अंदर एक टॉपिक ऐड हुआ है जिसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन। तो वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब 5 नंबर में लीजिंग और सिक्योरिटाइजेशन दोनों है, तो बहुत ही थियोटिकल सा टॉपिक ये आने वाला है, जिसके अंदर 2 नंबर या 4 नंबर या MCQ में थ्योरी टाइप यहाँ से आ सकती है। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इसका नाम लिख लीजिए। इंस्टीट्यूट ने एंड ऑलरेडी जो बाज़ार में ऑथर्स हैं वहाँ पर ये कंटेंट अवेलेबल है। चैप्टर का नाम जो ऐड हुआ है उसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन। तो ये सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, थोड़ा सा हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेवल पे आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि न्यू कंटेंट में ऐड हुआ है, जिससे कि जो भी स्टूडेंट ओल्ड न्यू जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपको ये टेंशन ना हो कि भैया नए आने से हम पुराने हो जाएंगे या पुराने आने से पुराने कोई हमारी वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ना, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। सिक्योरिटाइजेशन, बात ये आती है कि सर ये सिक्योरिटाइजेशन क्या है, इसके अंदर किस तरीके से चीज़ें मूव होंगी, क्या इसकी प्रोसेस है। तो सिक्योरिटाइजेशन को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेवल पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे साथ देखेंगे। पहले आप एक पॉइंट लिख लें मेरे साथ, पॉइंट नंबर 1 कि ये सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है। देन एक एग्जांपल लेके समझेंगे और फर्दर और इसकी जितनी भी बातें हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको सिक्योरिटाइजेशन ख़त्म हो, सिक्योरिटाइजेशन समझ आ जाए। देन उसके बाद स्टडी मटेरियल की जो थ्योरी आएगी उसकी एक एक लाइन फिर आपके साथ हम डिस्कस कर लेंगे। ये चैप्टर, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर बात ये है कि जो सिक्योरिटाइजेशन वर्ड है वो एक तरीके से कंपनीज के लिए सोर्सेज ऑफ फंड की तरह काम करता है। सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब ये जो बैंकिंग सेक्टर है और NBFC सेक्टर है, बैंक और NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करती हैं,
अगर उन सेक्टर को खुद पैसों की ज़रूरत होती है, अगर एक बैंक को खुद पैसों की ज़रूरत है या एनबीएफसी कंपनी को खुद पैसों की ज़रूरत है, तो वो अपना फंड कैसे अरेंज करेगी? जैसे कि आपको पता है, इक्विटी इशू कर लो, डिवेंचर इशू कर लो, या आप पब्लिक डिपॉजिट, तो बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फंड आप पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन सिक्योरिटाइजेशन में ऐसा नया क्या है, ये आपको मेरे साथ थोड़ा सा बने रहना है इस वीडियो में और समझना है। तो पहले एक लाइन लिख लें, पॉइंट नंबर 1, सिक्योरिटाइजेशन is a type of sources of fund, sources of fund। सिक्योरिटाइजेशन एक सोर्सेज ऑफ फंड्स का टाइप ही है, प्रकार ही है। जैसे आप इक्विटी से पैसा उठाते हैं, ऐसे आप सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस का यूज करके फंड रेज कर सकते हैं, अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन ये बाकियों से अलग कैसे है? इक्विटी इशू करने से, डिवेंचर इशू करने से, उनसे अलग कैसे है, ये थोड़ा सा आपको मेरे साथ समझना होगा। तो लिखेंगे, सिक्योरिटाइजेशन इज ए टाइप ऑफ sources of fund without changing in debt इक्विटी या कैपिटल स्ट्रक्चर, आप कुछ भी कहें, डेप्ट इक्विटी मिक्स या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग या एनबीएफसी कंपनी, ऑफ कंपनी लिख लेता हूं मैं भी। और ये जर्नली जो कंपनी होगी, या तो वो बैंकिंग सेक्टर होंगे या फिर एनबीएफसी होगी। ज़्यादातर एनबीएफसी जो होती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के पास तो पब्लिक से भी पैसा आ जाता है और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। जर्नली यहाँ पर एनबीएफसी होती है जो पब्लिक का अकाउंट ओपन, सेविंग अकाउंट, ये करंट अकाउंट ओपन नहीं करती, एफडी जमा पब्लिक से नहीं लेती। केवल उनका काम होता है एनबीएफसी कंपनी का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, लोन बांटना। तो मैंने एक बात लिखी है आपके सामने, वो बात ये है कि भैया सिक्योरिटाइजेशन सोर्सेज ऑफ फंड का ही एक टाइप है, सिक्योरिटाइजेशन सोर्सेज ऑफ फंड का ही एक प्रकार है। और ये ऐसा प्रकार है जिससे फंड भी कंपनी में आ जाता है और कंपनी के डेप्ट इक्विटी मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि आप इक्विटी से पैसा उठाएंगे तो डेप्ट इक्विटी रेशियो चेंज हो जाएगा, आप डेप्ट से पैसा उठाएंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो चेंज हो जाएगा। लेकिन सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि आपके फंड की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और आपके डेप्ट इक्विटी रेशियो में भी चेंज नहीं आएगा। जर्नली इस प्रोसेस को यूज किया जाता है बैंकिंग सेक्टर द्वारा और एनबीएफसी सेक्टर के द्वारा। कैसे, मैं आपको जरा एक एग्जांपल से समझाता हूं। एनबीएफसी कंपनी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कस्टमर्स को क्या करती हैं, लोन देती हैं और टाइम टू टाइम पे ईएमआई की फॉर्म में रिकवर करती हैं। तो आइए जी, मान लेते हैं इधर एक एनबीएफसी कंपनी है, एनबीएफसी, ठीक है जी, एनबीएफसी है। इसने फॉर एग्जांपल यहां पर जो पब्लिक है, जो एनबीएफसी के कस्टमर्स हैं, बहुत सारे पब्लिक जिसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पर जो भैया पब्लिक है, दैट इज ए एनबीएफसी के जो कस्टमर हैं, इस एनबीएफसी ने इन पब्लिक को क्या दे रखा है भाई, लोन दे रखा है। एनबीएफसी कंपनी ने इस पब्लिक को लोन दे रखा है।
किसी को 20 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 50 लाख, इस तरीके से इनको लोन दे रखा है। और हम मान लेते हैं कि इस एनबीएफसी कंपनी का 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ का एक छोटा सा पोर्टफोलियो है। ठीक है जी। अब जब इस एनबीएफसी कंपनी ने पब्लिक, ये पब्लिक है जी, ठीक है जी, ये पब्लिक है, जब इस एनबीएफसी कंपनी ने पब्लिक को दे रखा है लोन, तो दैट मीन्स इस एनबीएफसी का 100 करोड़, 200 करोड़ इस पब्लिक के अंदर ब्लॉकेज हो गया पैसा। ब्लॉकेज का मतलब किसी को 5 साल के लिए दिया, किसी को 10 साल के लिए, किसी को 3 साल के लिए, एज द केस में भी। अब धीरे 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 ये पैसा क्या होगा, वापिस आएगा किसके पास, एनबीएफसी के पास। लेकिन मान लो एनबीएफसी को और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत है। अब एक रास्ता तो यह है कि भैया ये एनबीएफसी जो कंपनी है फर्दर इक्विटी शेयर इशू करें या फर्दर मार्केट से लोन उठाए। तो ऐसे केस में ये जो एनबीएफसी कंपनी है अगर खुद इक्विटी शेयर इशू करके फंड उठाने जाए, खुद डिवेंचर या डेप्ट लेके फंड अरेंज करने जाए, तो इस एनबीएफसी कंपनी की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कुछ इक्विटी और डेप्ट में चेंज आएगा, जिसकी वजह से डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से रिस्क क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये एनबीएफसी कंपनी चाहती है कि मेरे पास पैसा भी आ जाए और डेप्ट इक्विटी रेशियो में भी कोई चेंज ना हो, मतलब रिस्क में किसी भी प्रकार का कोई चेंज ना हो। तो ये कैसे किया जाएगा, ये किया जाएगा सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस से। अब ये सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में कैसे कैसे चीज़ें मूव करेंगी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, एनबीएफसी ने छोटे छोटे कस्टमर को लोन दिया, एक कंबाइंड 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया। अब ये एनबीएफसी फंड रेज करना चाहती है विदाउट चेंजिंग इन डेप्ट इक्विटी मिक्स। तो ये एनबीएफसी कंपनी क्या करेगी दोस्तों, एक एनबीएफसी कंपनी अलग से एक एंटिटी बनाएगी, एक अलग से यहां पर एंटिटी बनाएगी, एक न्यू एंटिटी या एग्जिस्टिंग कोई भी एंटिटी पहले से ही है, एक एंटिटी बनाई जाएगी यहां पर। एक जर्नली ये ट्रस्ट होती है, ट्रस्ट, जर्नली ये ट्रस्ट होती है। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो अपने एग्जिस्टिंग डेप्ट इक्विटी रेशियो को चेंज नहीं करना चाहती, क्योंकि उस कंपनी में जो इन्वेस्टर होते हैं वो कहते हैं कि हम फर्दर आपको इस कंपनी में फंड नहीं उठाने देंगे। भाई मान लो इस एनबीएफसी की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो पैसा लगा होगा वो भी तो इन्वेस्टर होंगे, इस एनबीएफसी को फर्दर फंड उठाने के लिए रोक रहे होंगे कि भैया आप अपनी एग्जिस्टिंग डेप्ट इक्विटी रेशियो को चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में फिर एनबीएफसी क्या करती है, सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस का यूज करती है और एक न्यू एंटिटी बनाती है। जर्नली प्रैक्टिकल लाइफ में दोस्तों ये ट्रस्ट होती है। मैं इतना डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं फाइनेंस में ही प्रैक्टिस करता हूं, तो ऐसी लाइव चीजें भी मैं कंपनी में देख चुका हूं। कैसे देखते हैं अभी, ये जो एंटिटी होती है जर्नली दोस्तों ये ट्रस्ट होती है, ट्रस्ट। इसे एक प्रैक्टिकल लाइफ में सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में नाम दिया गया है और वो शॉर्ट में कहते हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल, एसपीवी। इसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं दोस्तों, एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल। ठीक है जी, स्पेशल पर्पज व्हीकल कहेंगे, हाँ, क्योंकि ये एक ऐसी एंटिटी बनने जा रही है जो स्पेशल किसी पर्पज के लिए बन रही है। ठीक है सर। अब ये एनबीएफसी जो है जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है डेप्ट इक्विटी रेशियो में बिना चेंज किए, ये एक न्यू एंटिटी ट्रस्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल जिसे हम बोलते हैं क्रिएट करती है। और एनबीएफसी स्पेशल पर्पज व्हीकल को कहती है आप एक काम करो, मैंने जो ये पब्लिक को लोन बांट रखे हैं ना, मेरे जो ये लोन एंड एडवांसेज हैं, आप इन्हें खरीद लो। स्पेशल पर्पज व्हीकल को कहती है ये जो 100 करोड़ या 200 करोड़ के लोन एंड एडवांसेज हैं आप इन्हें परचेज कर लो। मैं एज ए एनबीएफसी कंपनी अपने इन लोन एंड एडवांसेज आपको ट्रांसफर कर देती हूं। क्या मतलब, देखते हैं। लोन्स
जो एनबीएफसी ने बांट रखे थे पब्लिक को, वो स्पेशल पर्पज व्हीकल में ट्रांसफर हो जाएंगे। सर स्पेशल पर्पज व्हीकल में ट्रांसफर हो गए? यस, स्पेशल पर्पज व्हीकल में ट्रांसफर हो गए। अब स्पेशल पर्पज व्हीकल के पास वो सारे लोन एंड एडवांसेज आ गए जो एनबीएफसी ने पब्लिक को बांट रखे थे। अब एनबीएफसी बोलती है कि भैया पब्लिक, तुम फर्दर अपनी ईएमआई और इंटरेस्ट अब मुझे ना देना, इस एंटिटी को पे करना, स्पेशल पर्पज व्हीकल को पे करना, क्योंकि हमने अपने सारे लोन एंड एडवांसेज स्पेशल पर्पज व्हीकल एंटिटी को सेल कर दिए हैं। ओके जी। इसके बाद जी, तो एनबीएफसी के द्वारा ये लोन ट्रांसफर करने से क्या पैसा आ जाएगा? अभी तक पैसा एनबीएफसी के पास नहीं आया है। तो ये स्पेशल पर्पज व्हीकल जो क्रिएट हुआ है, ये जो स्पेशल पर्पज व्हीकल जो क्रिएट हुआ है, ये फर्दर मार्केट में जो पैसा लगाने वाले पर्सन हैं, जिसे हम इन्वेस्टर कहते हैं, जिसे हम बड़े बड़े इन्वेस्टर कहते हैं, जो एक बल्क में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो स्पेशल पर्पज व्हीकल एंटिटी इन इन्वेस्टर को कहती है, देखो मेरे पास ना कुछ लोन एंड एडवांसेज हैं जिनके ऊपर टाइम टू टाइम ईएमआई और इंटरेस्ट ये कस्टमर हमें पे करेंगे। आप एक काम करो, आज हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो। ये इन्वेस्टर स्पेशल पर्पज व्हीकल में इन्वेस्ट करेंगे और बदले में स्पेशल पर्पज व्हीकल इन इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज दे देगा। स्पेशल पर्पज व्हीकल इस इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज देगा और जो इन्वेस्टर स्पेशल पर्पज व्हीकल को पैसा दिया जाएगा वो स्पेशल पर्पज व्हीकल एंटिटी ट्रांसफर कर देगी, कैश या बैंक ट्रांसफर, वो ट्रांसफर कर देगी एनबीएफसी में स्पेशल पर्पज व्हीकल। अब क्या हुआ देखिएगा, जो एनबीएफसी ने ऑलरेडी लोन बांट रखा था, उस एनबीएफसी ने अपनी एसेट साइड में से लोन स्पेशल पर्पज व्हीकल को बेच दिया और स्पेशल पर्पज व्हीकल ने कहा कि भैया इन कस्टमरों से जो भी पैसा आएगा हम इन्वेस्टर आपको देंगे, बदले में आप हमसे क्या ले लें? सिक्योरिटी ले लें। और आज हमें पैसा कुछ इन्वेस्ट कर दे और वो पैसा हम किसको ट्रांसफर कर देंगे? एनबीएफसी को ट्रांसफर कर देंगे। अब ये जो प्रोसेस पूरी हुई, इस प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे ये जो एनबीएफसी कंपनी है, ये जो एनबीएफसी कंपनी है, इस कंपनी की लायबिलिटी साइड में कोई भी चेंज नहीं हुआ, इक्विटी डेप्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, केवल और केवल चेंज कहां पर हुआ? एसेट साइड में। एनबीएफसी के बैंक और कैश में पैसा इंक्रीज हो गया और लोन एंड एडवांसेज बैलेंस शीट से चले गए। ठीक है जी। अब ये पब्लिक जैसे जैसे पैसा देगी वैसे वैसे स्पेशल पर्पज व्हीकल एंटिटी इन्वेस्टर को पैसा क्या करती जाएगी? वापस करती जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट कैसा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, वो टेक्निकल लैंग्वेज है, जैसे ही आपका स्टडी मटेरियल आएगा वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। बिल्कुल टेंशन ना ले, एक एक थ्योरी आपको क्लियर कर दी जाएगी। बस अभी तक आप ये समझें कि आपका जो कंटेंट आया है उसके बेसिस पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिक्योरिटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है। अभी तक सीएमए इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कंटेंट के बेसिस पे कि सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी को फंड अरेंज करा के देगी विदाउट चेंजिंग इन डेप्ट इक्विटी मिक्स। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एनबीएफसी कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग लोन्स एंड एडवांसेज को ट्रांसफर करना पड़ेगा और देन जाके फिर स्पेशल पर्पज व्हीकल एंटिटी इन्वेस्टर से पैसा लेके ट्रांसफर कर देगी एनबीएफसी को। अब आप कहोगे
कि सर एनबीएफसी डायरेक्ट भी तो फंड रेज कर सकती थी, डायरेक्ट फंड रेज करेगी तो डेप्ट इक्विटी चेंज हो जाएगा, और प्लस एनबीएफसी को ज्यादा रेट पे हो सकता है पैसा मिले, क्योंकि एनबीएफसी के अंदर तो ऑलरेडी डेप्ट इक्विटी रेशियो है, डेप्ट ऑलरेडी है, रिस्क ज्यादा है, तो इन्वेस्टर डायरेक्ट एनबीएफसी में पैसा लगाएंगे तो हो सकता है हाई रेट पे लगाएं, लेकिन स्पेशल पर्पज व्हीकल में अगर पैसा लगाते हैं, एंटिटी में पैसा लगाते हैं, क्योंकि वहां पर किसी तरह का एग्जिस्टिंग डेप्ट नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, कम होगा। तो बेसिकली एनबीएफसी कंपनी डेप्ट इक्विटी रेशियो में चेंज करके विदाउट चेंज किए और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठाने के लिए सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को क्या करती है, यूज करती है। तो मैंने जो आपको लिखवाया वो यही लिखवाया कि सिक्योरिटाइजेशन इज ए टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विदाउट चेंजिंग इन डेप्ट इक्विटी मिक्स ऑब्लिक कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ क्या, कंपनी। इसके बाद अगर मैं आपको इस सिक्योरिटाइजेशन के बारे में बताऊं तो वो ये कह सकता हूं मैं, ध्यान से समझना, कि जो सिक्योरिटाइजेशन है इट इज ऑल्सो known as off balance sheet, it is also known as off balance sheet financing। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग का मतलब, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग का यह मतलब है दोस्तों कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा, कि हम बस एसेट साइड में अरेंजमेंट करके, सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस करके ही फंड अरेंज कर रहे हैं। दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। आई थिंक ये कलर आपको नहीं दिख रहा, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं। इट इज ऑल्सो नोन एज of balance sheet financing। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, ये भी आप बड़े ध्यान से चेक कर सकते हैं। अब ये जो एक बार मैंने आपको डायग्राम बनाया ना, इस सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के अंदर जितने भी ये पर्सन इन्वॉल्व हैं, इनके कुछ टेक्निकल नेम होते हैं। जैसे ये जो एनबीएफसी है जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, इसे सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में कहा जाता है ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर का मतलब जहां से ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओरिजिनेटर जो इस पूरी प्रोसेस को क्रिएट करने वाला है, ठीक है जी। तो बाकी जब आपका स्टडी मटेरियल आएगा एक एक पॉइंट को डिफाइन भी कर देंगे। इसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो एक ट्रस्ट होती है इसे हम क्या कहते हैं, एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल। इसके बाद जो स्पेशल पर्पज व्हीकल में पैसा लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टर्स। और इस सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में जो ये पब्लिक होती है, जो एनबीएफसी के कस्टमर्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ओब्लिगर्स। ओब्लिगर्स का मतलब फाइनली जो इस फंड को वापसी करने का दायित्व है वो फाइनली ओब्लिगर्स के ऊपर है। ओब्लिगर्स इसलिए कहा जाता है कि कल को इन्वेस्टर का जो पैसा है वो ये पब्लिक और एग्जिस्टिंग एनबीएफसी के कस्टमर ही देंगे, जो ट्रांसफर कर दिए गए हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल एंटिटी में। तो जब ये स्टडी मटेरियल का कंटेंट आपका आएगा तो पार्टीज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन आपको बता दी जाएगा। अभी मैंने आपको एक मेन बता दिया जो डायग्राम में, ओरिजिनेटर, स्पेशल पर्पज व्हीकल, ऑब्लिगर्स और इन्वेस्टर। बाकी इसके अलावा और बहुत सारी रेटिंग एजेंसी होगी इस प्रोसेस के अंदर, कुछ इनसे कलेक्शन करने वाला होगा, इन्हें इन्वेस्टर को पे करने वाला होगा। तो कहने का मतलब आप टेंशन ना लें, अभी बस आप ये समझें फिर सिक्योरिटाइजेशन के क्या बेनिफिट हैं,
क्या क्या इन्वेस्टर को, क्या क्या एनबीएफसी को, ये सारी बातें होंगी और कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे। लेकिन अभी सीएमए फाइनल वालों बस ये समझो कि भैया सिक्योरिटाइजेशन एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का टाइप है जिसके अंदर डेब्ट इक्विटी मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। और देखना दोस्तों, जब इसका स्टडी मटेरियल आएगा, आते ही पूरा 2 घंटे का एक लेक्चर होगा, पूरी थ्योरी सिक्योरिटाइजेशन की एक ही 2 घंटे के लेक्चर में आपके लिए न्यू सिलेबस के लिए अपलोड कर दी जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन अभी ना लें। कंटेंट के बेसिस पे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है, बाकी इसकी थ्योरी जैसे ही आपका स्टडी मटेरियल आएगा वो आपको डिटेल में डिस्कस कर दी जाएगी कि भैया इस पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, बेनिफिट क्या क्या होती हैं, पूरी प्रोसेस डिटेल में कैसे होती है, एंड कौन कौन सी सिक्योरिटीज एसपीवी के द्वारा इन्वेस्टर को इशू की जाती हैं, कैसे कैसे उनके बीच एग्रीमेंट होते हैं। ये सारी थ्योरी हमें पढ़नी पड़ेगी आपका स्टडी मटेरियल आने के बाद, क्योंकि थ्योरी जो होती है वो हमेशा स्टडी मटेरियल से ही पढ़नी चाहिए, उसी लैंग्वेज को हमें आगे लेके चलना चाहिए। न्यू सिलेबस से घबराना नहीं है, जो भी चीज़ आएगी आपको पढ़ाई जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं आपका दोस्त सी नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय।